इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पहाड़ों से प्यार करते हैं और दूसरे जो समुंदरों से। पिछले साल फेब के महीने में सिक्किम जाने के बाद मुझे भी लगा था कि मुझे भी शायद सिर्फ पहाड़ों से ही प्यार है। पर फिर सितंबर के महीने में मैंने एक और ट्रिप किया, और ये ट्रिप था एक ऐसी जगह का जो इंडिया के मेनलैंड से 1300 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच बसा हुआ है, जहाँ नजर घुमाओ तो बस पानी, आसमान और एक अजीब सी खामोशी मिलती है जो दिल के बोझ को तुरंत शांत कर देती है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ कभी जिंदगी, आजादी और इंसानियत सब कुछ कैद था। एक समय था जब ये स्वर्ग जैसा टापू नरक बन गया था हमारे आजादी के वीरों के लिए। यहाँ के पानी ने खून देखा है और हवाओं ने चीखें सुनी है। और वक्त के साथ ये जमीन बदली और फिर से जीने लगी। जिस जगह ने कभी अंधेरा देखा था, आज वही जगह रोशनी से चमक रही है। जैसे कहते हैं ना, द ब्राइटेस्ट डे कम्स आफ्टर द डार्केस्ट नाइट। आज ये जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, पर इसका इतिहास हर लहर के साथ कुछ न कुछ कह जाता है। और ये जगह है कहानी की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से, बहुत सारा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नींद के साथ, क्योंकि रात भर नींद नहीं आया था। और कार में थोड़ा नींद पूरा करके हम पहुंचे कोलकाता एयरपोर्ट, जहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी चेकिंग्स करने के बाद हम फाइनली फ्लाइट में बैठे। और ठीक 1.5 घंटे बाद जब मैंने विंडो से नीचे देखा तो मुझे दिखता है कुछ ऐसा व्यू। और उसके ठीक 30 मिनट बाद हम लैंड करते हैं टू द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, जहां पर बसा है वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ नरक। तो होटल में चेक इन करके और थोड़ा फ्रेश होकर हम निकल गए सेलुलर जेल को एक्सप्लोर करने। द सेलुलर जेल, और कई लोग इसे काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। इसे काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जेल चारों तरफ समुंदर से घिरी हुई थी। एक ऐसी जगह जहां से भागना मतलब जिंदा लौटना नामुमकिन था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल को बनवाया था उन लोगों के लिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। वो वीर क्रांतिकारी जिनका जुर्म बस इतना था कि उन्होंने आजादी का सपना देख लिया। यहाँ वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिवीर को रखा गया था, जिनके लिए आज़ादी एक ख्वाब नहीं, एक कसम थी। इन दीवारों ने उनका दर्द भी देखा है और उनकी हिम्मत भी महसूस की है। सोचो, जहाँ कभी चीखें गूंजती थी, आज वह देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। जहाँ कभी आंसू बहते थे, आज वह लोग फक्र से खड़े होते हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं, ये हमारे वीरों की कुर्बानियों का मंदिर है। एक याद दिलाने वाली जगह कि आज़ादी हमने पाई नहीं थी, किसी ने अपनी जिंदगी देकर दिलाई थी। सेलुलर जेल देखने के बाद शाम को हम निकल गए कॉर्बिन्स कॉफ बीच के लिए।
एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ के बीचों को लेकर वो थोड़ी सी कम हो गई। बीच काफी नॉर्मल था, पानी भी उतना साफ नहीं था और ऊपर से बहुत भीड़ थी। थोड़ा सा वो पीसफुल वाइब मिसिंग लग रहा था, लेकिन नेचर कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। धीरे धीरे जब सूरज थोड़ा और नीचे गया और आसमान का रंग बदलने लगा तो लगा जैसे कुदरत मुझसे कह रही हो कि तुझे तो यहाँ से डिसअपॉइंट होकर मैं नहीं जाने दूंगी। और बस वही मोमेंट था जब पूरा सीन एकदम सिनेमैटिक लगने लगा। वेव्स, हवा, सनसेट, सब कुछ परफेक्टली अलाइन। बीच से वापस आके हम फिर से गए सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। एक ऐसा शो जो इस जगह की पूरी हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। अगर आप यहाँ आते हो तो इस शो को मिस मत करना। बिलीव मी, आपको लिटरली कुछ बम्स आएंगे। अगले दिन हमें हैवलॉक आइलैंड पहुंचना था और यहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए यूज होती है पैसेंजर क्रूज। तो लगभग 2 घंटे की सफर के बाद हम पहुंच गए स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक आइलैंड। और यहाँ उतरते ही जो व्यू दिखाना बस एक ही शब्द था, वाओ। करके और लंच करने के बाद हम रेडी हो गए टू विजिट द वर्ल्ड 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच, द राधा नगर बीच। और भाई, मुझे सच में नहीं पता था बीचेस इतने सुंदर होते हैं। पानी बिल्कुल नीला और सैंड है पूरा वाइट, ट्रूली मैजिकल। यहाँ पानी में बच्चों की तरह थोड़ा उछल कूद करने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब सनसेट एंजॉय करते हैं। Chasing the light on the edge where the sky meets the sea. Colors blend in the clouds, setting my heart free. Whispers of wind in the air softly calling my name. Waves dancing in twilight, nothing feels the same. और फिर लौटने के टाइम हमें दिखते हैं नारियल। और ऑनेस्टली भाई, यहाँ के नारियल में इतना पानी होता है कि एक नारियल से 2 लोग आराम से पी ले। और इसी नारियल के साथ डे 2 होता है खत्म और नेक्स्ट डे था थोड़ा स्पेशल। और वो क्यों? सब्र करो भाई, सब्र करो, सब बताऊंगा। तो नेक्स्ट डे हमें निकलना था सुबह 4 बजे, क्योंकि सनसेट तो बहुत देख लिया, अब देखना था सनराइज का व्यू। तो इसीलिए हम पहुंच गए काला पत्थर बीच, जो एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है सनराइज के लिए। I woke to the sky, so open, so wide. The clouds in their dance, they had nothing to hide. The sun whispered softly, it's time to begin. Let the light pour out, let it seep within. Morning glow, the night is gone, let the colors show. तो अब बताता हूँ क्यों है आज का दिन स्पेशल। चलो बताना ही क्यों है, देख ही लो। So yes, I was going for my first ever scuba dive. तो स्टार्ट हुआ 15 मिनट का ब्रीफिंग और शैलो वाटर ट्रेनिंग और उसके बाद हम बोट में निकल पड़े अपनी डाइव साइट ट्राइब के। और बस कुछ देर बाद मैं पानी के नीचे था।
पानी में रोल डाउन करने के बाद ही लाइफ एकदम स्लो लगने लगी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। और इस कम्प्लीटली आइसोलेटेड वर्ल्ड को देखने का जो मज़ा था ना, वो मैं शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। चारों तरफ कलरफुल फिशेस थी, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई एकदम रेनबो जैसी। कुछ तो इतनी पास तक आ गई कि ऐसा लगा जैसे मैं उनके बीच का ही एक हूँ। उनके साथ स्विम करना और बस उस साइलेंस को फील करना एकदम अनरियल एक्सपीरियंस था। लिटरली एक अलग ही दुनिया है नीचे। स्कूबा का एक्सपीरियंस मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मुझे उस अंडर वाटर वर्ल्ड को फिर से देखना था, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया स्नॉर्केलिंग करने का, और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए हम पहुंच गए एलिफेंटा बीच। तो स्कूबा में होता है डीप सी डाइव, लेकिन कई सारी एक्वाटिक लाइफ और फिशेस पानी के सरफेस के थोड़ा सा ही नीचे होती है, और स्नॉर्केलिंग के थ्रू हम उन्हीं फिशेस को पानी के सरफेस से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्नॉर्केलिंग के बाद हमने जेट स्की करा और फिर थोड़ा टाइम बीच पे चिल करके हम वापस होटल लौट गए। नेक्स्ट डे हम पहुंचे नील आइलैंड, और वहां पहुंचते ही सीधा निकल गए लक्ष्मणपुर बीच 2, जहां पर है एक नेचुरली फॉर्म्ड ब्रिज। ये ब्रिज सिर्फ लो टाइड के दौरान ही क्लियरली देखा जा सकता है, इसीलिए हमने बिना होटल में चेक इन किए सीधा वहां पहुंच गए। और उस बीच को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। यहाँ के लोकल बंगाली सेटलर्स ने इस नेचुरल ब्रिज का नाम रखा है हावड़ा ब्रिज, इंस्पायर्ड बाय द आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज सिचुएटेड इन कोलकाता। और भाई सच में हम बंगाली लोग जहाँ भी चले जाए ना, थोड़ा सा कोलकाता साथ ले ही जाते हैं। और फिर वहाँ से हम सीधा गए होटल, थोड़ा रेस्ट किया और शाम होते ही निकल गए लक्ष्मणपुर बीच 1 के लिए, जहाँ मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने को मिलने वाला था। तो गाड़ी से उतर के सिर्फ 5 मिनट का एक वॉक था थ्रू दिस ब्यूटीफुल रोड। और फिर वहाँ पहुँचा तो उस बीच का माहौल एकदम कोजी कोजी सा था। लोग बहुत थे बीच में, पर फिर भी एक अलग सी शांति थी। फैमिलीज और कपल्स अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बच्चे रेत में खेल रहे थे, और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहे थे। और मैं वहाँ बैठ के उन्हें देख रहा होता हूँ कि मुझे भी अपने दोस्तों की याद आने लगती है, और एक बात पूछने का बहुत मन कर रहा होता है कि तो भाइयों, हम लोग कब जा रहे हैं घूमने? और ये सब सोचते सोचते ही मुझे दिखा कि पानी का कलर चेंज होके ब्लू से गोल्डन हो गया है। और जब मैंने आसमान में देखा तो बस मैं देखता ही रह गया। Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow. ये सनसेट मेरे लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत सनसेट था। नेक्स्ट डे हमें फिर से पोर्ट ब्लेयर लौटना था, पर उससे पहले इस आइलैंड का एक हिस्सा अभी भी बाकी था, एक और बीच, भारतपुर बीच। हमारी ये ट्रिप काफ़ी फास्ट जा रही थी, पर आज पोर्ट ब्लेयर की फेरी पकड़ने में थोड़ा वक्त था। और अच्छी बात ये थी कि पोर्ट बीच के बिल्कुल पास ही था, इसलिए यहाँ थोड़ी और देर बैठने का मौका मिल गया। जब भी तुम्हें ज़िंदगी में थोड़ा और रुकने का मौका मिले तो रुक जाना, उस जगह को, उस पल को,
थोड़ी और देर के लिए महसूस कर लेना। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही हमारा अगला डेस्टिनेशन था रॉस आइलैंड और यहाँ से कुछ ही मिनट की बोट राइड करके हम वहाँ पहुंच गए। एक छोटा सा आइलैंड पर बड़ी कहानी के साथ। ब्रिटिश टाइम में ये अंडमान का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ लाके फॉरेस्ट साफ करने और बिल्डिंग्स बनाने का काम दिया जाता था। एक वक्त था जब इसे कहते थे द पेरिस ऑफ द ईस्ट, यहाँ की लग्जरी और कॉलोनियल लाइफस्टाइल के लिए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने इसे अपना बेस बनाया और दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पहला ट्राई कलर होस्ट किया और आज रुइंस और बंकर्स के साथ ये आइलैंड एक हेरिटेज साइट है। रॉस आइलैंड की खामोशी और इसकी हिस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए हम वापस अपने होटल लौट गए। अगले दिन हमारा डेस्टिनेशन था बारातंग आइलैंड। वहां पहुंचने के लिए हमें पार करना था जारवा रिजर्व फॉरेस्ट, जहां आज भी जारवा ट्राइब के लोग रहते हैं। इस सफर के लिए हम रात के 3 बजे होटल से निकले। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज की वजह से यहाँ ज्यादा शूट करना पॉसिबल नहीं था, पर यह फॉरेस्ट खुद एक एडवेंचर से कम नहीं लगा। कभी दूर से जारवा दिख जाते थे तो कभी उनके घर जंगल के बीच नजर आते थे और इस जंगल को पार करते ही हम पहुंच गए जेटी तक। जेटी से हमने ली स्पीड बोट जो हमें बारातंग आइलैंड के अंदर ले जा रही थी और जैसे जैसे आगे बढ़ी समुंदर धीरे धीरे मैनग्रोव फॉरेस्ट में बदल गया। दोनों तरफ हरियाली और बीच से गुजरता हुआ एक पतला सा पानी का रास्ता। स्पीड बोट से उतरने के बाद एक छोटा सा ट्रेक करना था जंगल के बीच से गुजरते हुए और फिर हम पहुंच गए लाइमस्टोन केव्स। अंदर जाते ही पत्थरों की बनी अलग अलग शेप्स दिखने लगी, कहीं गणेश जी, कहीं जेलीफिश तो कहीं हाथी जैसी आकृति। नेचर ने यहाँ बिना किसी आर्टिस्ट के अपनी कहानी खुद लिख दी थी। और बस यूं ही ये सफर अपने आखिरी मोड़ पर आ गया। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सिक्किम घूमने के बाद मुझे भी लगा था शायद मुझे भी सिर्फ पहाड़ों से ही प्यार है, पर इस ट्रिप के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे किसी एक चीज से प्यार नहीं है, ना सिर्फ पहाड़ों से, ना ही सिर्फ समुद्रों से। मुझे प्यार है तो प्रकृति की खूबसूरती से, चाहे वो पहाड़ों की खामोशी हो या समुद्र की गहराई। मुझे प्यार है उन हर कहानियों से जो बिना बोले हर जगह महसूस होती है और शायद इन्हीं कहानियों को संभल कर रखने के लिए मैं अपनी लाइफ को कैमरा के थ्रू डॉक्यूमेंट करता हूँ, ताकि जब भी मैं समय में मुड़कर देखूं तो उन पलों को फिर से जी सकूं। मुझे पता है मेरी एडिटिंग और वीडियोग्राफी अभी भी परफेक्ट नहीं है, कभी फ्रेम्स मिस हो जाते हैं तो कभी इमोशंस पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाते, पर हर वीडियो के साथ मैं थोड़ा और सीखता हूँ, थोड़ा और ग्रो करता हूँ। ये वीडियो एक प्रॉमिस है खुद से कि अगला सफर और अगला वीडियो और ज्यादा बेहतर और दिल से बना होगा। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो दिल से थैंक यू। आपका साथ ही इन कहानियों को पूरा करता है। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। हम इतना ही गर्व से बोल सकते हैं आप पूरा का पूरा इंडिया घूम लो, ऊपर जम्मू से लेकर नीचे अंडमान को छोड़ के नीचे कन्याकुमारी तक हर जगह भिखारी मिलेगा। अंडमान ऐसा एक डेस्टिनेशन जहाँ भिखारी नहीं है। आप रोड में आज टूर में गया होगा, कोई भिखारी दिखाई दिया आपको? कोई भीख मांगने वाला नहीं है। हम सोचते हैं 1 रुपया देने के लिए, बट वो मांगने वाला है ही नहीं है।